सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी तक हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, चाहे वो फोर्स निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो सारी चीज़ें अपनी किसके बारे में हुई थी? पॉइंट चार्ज के बारे में। लेकिन आज से अब जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो फोर्स निकालना हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, वो सब हमारा अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज रहेंगे उनके ऊपर हम वो सब निकालेंगे। तो आज का सेशन एकदम बेसिक सा रहने वाला है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। शांति से पूरा लेक्चर देखिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले सारे सेशन का जितने भी अपने कंटिन्यूअस चार्ज होंगे उनका ये बेस होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो समझते हैं पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे थे आप देखे होंगे, हम केवल एक चार्ज लेके एनालिसिस करते थे। क्या होता था? पॉइंट चार्ज। यही होता था ना। इसके बारे में हमने सारी चीजें देख लिया है। अब हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा उसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक रॉड है, ठीक। अब इस पे जो भी चार्ज है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। इस पे जो क्यू है, एक क्यू इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इस पॉइंट पे देखो, अगर इसको मैं ए पॉइंट दूं, देखो जहां ये डॉट कर रहा हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, हर जगह पे चार्ज की इंटेंसिटी सेम है। और ये पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होने वाला है? क्यू। इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है? एल। अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर कितना चार्ज है, तो आप कैसे निकालोगे यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट? वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बताइए आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि नहीं? जो भी रहेगा आपका, चाहे स्पेयर हो, चाहे कोई रॉड हो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली रहने वाला है। जैसे एक और एग्जांपल, ये मान लेते हैं एक रिंग है। इसके सरफेस पर जो चार्ज है हमारा, देखो अभी पीथ बाल वो सब आएगा ना, सारा चीज आप देखना, वहाँ डिटेल में सब डिस्कस होगा। यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली है। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पे ज्यादा है और एक पॉइंट पे कम है। ये है कि सब में जितना चार्ज है टोटल, सब अपना बराबर बराबर हिस्सेदारी कर लिए हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं, सबको एक बराबर मिला है। समझ में आया कि नहीं? तो चलो समझते हैं कि ये हमारा होता क्या है। इसको मैं वर्ड के फॉर्मेट में लिख देता हूँ। तो जो हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है? ये होता है हमारा चार्ज इज स्प्रेड। जो हमारा चार्ज फैला हुआ है, चार्ज इज स्प्रेड, अच्छे से समझिए, एकदम बेसिक है। स्प्रेड इन अ, कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम है। जो है वो हर जगह बराबर है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि नहीं? क्या है वो? हर जगह पर इक्वली स्प्रेड है। इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे जाने से पहले, टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले, हम समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उस पर कितना फोर्स आएगा उसको हम समझते हैं। तो चलो उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। क्या है? फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम फोर्स निकालेंगे। कोई एक बॉडी है जो हमारी कंटिन्यूअस चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये मान लेता हूँ ये हमारा कोई एक बॉडी है, ठीक। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। देखो मैं पूरा डॉट से दिखा देता हूँ। ये पूरा चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये पूरे बॉडी पे कितना चार्ज है? टोटल टोटल चार्ज प्लस क्यू है, ठीक। टोटल प्लस क्यू चार्ज इस पूरे बॉडी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इनकी पूरी वैल्यू कितनी है? प्लस क्यू। इनसे आर दूरी पर, यहाँ पे मान देते हैं, एक हमें चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। अब आपको बताना है कि इस बॉडी के कारण एक क्यू नॉट पर हमें कितना फोर्स लगेगा, यही आपको निकालना है। समझ में आया कि नहीं? जो सारी चीजें हमने पहले डिस्कस किया था वही है, बस यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का चेंजेज आएगा। कूलम्ब्स लॉ जो हमने देखा था उसी का यूज करके ये सब करने वाले हैं।
तो चलो समझते हैं इसको। अब आप बताओ, अगर इस पे जो हमारा प्लस क्यू है ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि कहीं कम कहीं ज़्यादा है। अब आप बताओ, अगर इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने चार्ज होंगे इस बॉडी के अंदर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, है कि नहीं? तो अगर हम एक छोटे छोटे, अगर इसको मैं नाम 1 दूं, इसको नाम 2 दूं, इसको नाम 3 दूं, ऐसे n नंबर ऑफ चार्ज होंगे और सबका आवेश मिला के कितना आया है, प्लस क्यू। यही आया होगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काट देता हूँ। यहाँ आप देखो, मैं एक छोटा सा एलिमेंट देता हूँ। कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एकदम छोटू सा एलिमेंट देता हूँ। ये एकदम छोटा सा एलिमेंट लिया। अब ये जब इतना छोटा सा हमने लिया है, इस पे हम मान देते हैं कितना चार्ज है हमारा। इस पे चार्ज है हमारा डी क्यू, जो ये एलिमेंट हमने काटा हुआ है। देखो पूरा क्यू है, ऐसे ही इसमें स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज होंगे डी क्यू मिला के, जिस पे हमारा क्या आया है, प्लस क्यू बना हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, डी क्यू। समझ में आया कि नहीं? अब जो फोर्स यहाँ से लग रहा है उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, मान लेते हैं इस ऐसे, यहाँ से कितनी है, ये है हमारा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आखिर ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो क्यू नॉट पे, तो दोनों प्लस हैं तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका डायरेक्शन है आर वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? अब ये देखो, ऐसे ही इसके अंदर एन नंबर ऑफ चार्ज होंगे, डी क्यू वन, डी क्यू टू, डी क्यू थ्री, मिला के एन नंबर होंगे। टोटल सम कितना है, प्लस क्यू। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बताओ। यहाँ लिख लेना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस बॉडी पर। अब ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको मैं यहाँ बाहर बनाता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। कौन सा कलर में चार्ज हमने जो काटा हुआ है, रेड कलर का। देखो ये सब कलर आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो हमने छोटू सा एलिमेंट लिया है, इस पे कितना चार्ज है, डी क्यू। यहाँ से आर दूरी पर हमारा कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट। इस पॉइंट पर हमको क्या बताना है, फोर्स कितना लगेगा। अब आप बताओ, निकाल लोगे कि नहीं? एकदम आसानी से। अरे यार, दो चार्ज हैं, आप डी क्यू मत। जो हमने देखा था क्या होता था, अगर आपको याद होगा, जो हमारा यहाँ होता था डी क्यू, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, कैसे निकालते थे हम, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ हमारा क्या कहता था, अगर इसके पीछे एकदम छोटू सा एरिया है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, एकदम छोटा सा, उसको हम नाम देते हैं डी एफ वेक्टर। क्या होता था, के क्यू, हमारा दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन है आर का है। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप बताना। अब देखो, ये हमने केवल ये छोटे से एलिमेंट पे निकाला है। ऐसे ही इस बॉडी के नंबर एन नंबर के एलिमेंट होंगे। जितने नंबर होंगे, अगर मैं सबका सम कर दूंगा तो हमारा प्लस क्यू के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा है कूलॉम्स लॉ। ठीक। अगर कुछ भी डाउट है, देखो एकदम बेसिक से चलिए, अभी ये सब आप समझ लीजिए, आगे एकदम आसान आसान आपको हो जाएगा। अब अगर हमें पूरे बॉडी का निकालना है, एक पॉइंट का हमें निकल के आया फोर्स के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो जब पूरा निकालना है क्या कर देंगे, इंट्रीगेशन। अब जैसे ही इंट्रीगेशन करेंगे, इधर हमारा क्या आएगा, फोर्स का एफ वेक्टर इक्वल टू, इधर देखो क्या क्या कांस्टेंट है, के हमारा कांस्टेंट है, के की वैल्यू पता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। और हम सारी चीजें वैक्यूम के लिए करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। यहाँ से देखो क्यू नॉट ए भी हमारा कांस्टेंट है ए, लेकिन जो अंदर हमारा बचा डी क्यू ए, हमारा वेरिएबल है डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में, आर कैप। ये हमारा डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया कि नहीं, फोर्स हम कैसे निकालेंगे? ये रहा फोर्स निकालने का फार्मूला। रट्टा मत मारिएगा, जैसे हमने आपको समझाया है वो मेथड आप समझ लीजिए, आसानी से आप इसको कर दोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जो आर कैप के डायरेक्शन दिखा रहा है। समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाए। कुछ नहीं किया यार, एक छोटा सा एलिमेंट काटा, उस पर डी क्यू चार्ज है। ऐसे इस बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ चार्ज होंगे,
हमने इन दोनों पॉइंट पर कूलम्ब्स लॉ लगाया, इसके बाद इंटीग्रेशन किया, पूरे बॉडी पे कितना फोर्स, ये पूरी बॉडी किस पे लगा रही है, क्यू नॉट पे फोर्स लगा रही है। जो हमसे पूछा था फोर्स ऑन अ चार्ज, क्यू नॉट पर हमारा एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लगा रहा था फोर्स से, वो फोर्स है, न कि क्यू नॉट इस पे लगा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फोर्स हम क्यों निकाले, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहीं क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। चलो अब समझते हैं कि कितने टाइप के हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं एक एक करके। तो चलो समझते हैं। पहला हमारा क्या है, यहाँ देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली हमारे पास कितने टाइप हैं, 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे आप पहला देखिए क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपका वायर होता है, वायर पे क्या होते हैं, जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वायर हो या आपका जैसे रिंग होता है, रिंग पता है ना, ये है हमारी रिंग। रिंग पे हमारी चारों तरफ इसके इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारा किसका एग्जांपल है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा है सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज को ही हम एरिया चार्ज बोलते हैं। ये जो सरफेस है, मानो अभी आपके पास बुक है ना, बुक का जो ऐसे आप रख लो ऊपर, जो ए पोर्शन है सरफेस पे, उस पे जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो इक्वली होंगे, उसी को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। केवल उसके सरफेस पे है, उसके अंदर नहीं है। तीसरे टाइप का है ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली जो नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जैसे उसको हमने चार्ज करके रख दिया तो क्या होता है, सारा चार्ज उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसका ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो देखो कोई एक बॉडी है आपके पास, मानो ये कभी बॉल है, आप इमेजिन जस्ट करिए, जो बॉल है उसके अंदर जो भी चार्जेज हैं बॉल के अंदर, वो होगा हमारा ओलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो बॉल का ऊपर वाला सरफेस है, जो आप हाथ से पकड़े हुए हैं चारों तरफ, वो उसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो उसके केवल सरफेस पे है, अंदर से नहीं मतलब है। और आपके हाथ में जैसे पेन है, इस पे जो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो क्या होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो एक एक करके सबके बारे में समझते हैं, और सब पे हम फोर्स और क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो पहले समझते हैं ओलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पता है ना, जब हम रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे थे वहाँ यूनिट मास नहीं निकालते थे, सारा वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो चलो पहले समझते हैं ओलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बेसिकली किससे दिखाते हैं, इसको बेसिकली हम रो से दिखाते हैं। तो चलो इसको पहले समझते हैं। मान लेता हूँ ओलुम क्या है, चार्ज इसके अंदर रहेंगे, और ये हमारा 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ये मान लेता हूँ कोई हमारी एक बॉडी है जिसके अंदर ओलुम है। इसका चार्ज कितना है, जो इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर ओलुम चार्ज वो है हमारा Q, और इसका ओलुम है V। अगर आपसे पूछे कि ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि इसके किसी एक पॉइंट पर, मानो जो मैं रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, पूछे कितना चार्ज है, ये तो सब पूरे ओलुम ने मिल के क्यू बनाया है ना। अब देखो मानो 5 लोग हैं मिल के किसी एक कंपनी को बनाए। अब कोई बोले कि भाई मेरा शेयर कितना है, तो आप क्या करोगे, जो टोटल शेयर है उसमें 5 से डिवाइड करोगे, वही तो एक का हिस्सा आएगा। ऐसे इसके अंदर n नंबर ऑफ चार्ज होंगे, तो अगर कोई एक मांगेगा तो आप क्या करोगे, टोटल ओलुम भी है और उस पे चार्ज क्यू है। तो जो हमारा ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये क्या होता है, रो इक्वल टू ए हमारा होगा क्यू बाई भी, पर यूनिट ओलुम चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, द चार्ज कंटेंट पर यूनिट ओलुम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चार्ज कंटेंट पर यूनिट ओलुम। ठीक है, पर यूनिट ओलुम में कितने चार्ज हैं उसी को हम ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं। अब इसके अंदर मानो 80 लोग हैं, 80 लोगों ने मिलकर भी ओलुम पे क्यू चार्ज बनाया है। अब एक पूछे और सब यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, नहीं एक ने ज़्यादा एक ने कम, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, तो जो हमारा एक का हिस्सा होगा 1/80 होगा कि नहीं, वही यहाँ पे मैंने किया है। टोटल चार्ज क्यू है, टोटल ओलुम भी है, एक ने कितना बनाया उसी को बोलेंगे ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसको हम समझते हैं एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू कि कितना फोर्स और ये सब क्या कैसे लगेंगे। तो चलो उसके लिए एक बॉडी लेते हैं। ये मान लेता हूं हमारी एक बॉडी है, ठीक, जिसपे चार्ज क्यू है, ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पूरा अंदर चार्ज भरा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव करके। देखो जो मैं यहाँ पे डॉट 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 कर रहा हूँ, ये हमारा चार्ज है बॉडी। इसका ओलुम कितना है? भी है। यहाँ से एक क्यू नॉट रखा हुआ है जिसपे हमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूंगा इसको निकालने के लिए? अब देखो ये तो पूरे ओलुम का पार्ट है, इसका मतलब समझो। अब इसको हम क्या करेंगे, जब भी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आए, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेना है, एक छोटा सा पार्ट, और उस पर कितना लगेगा उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक एकदम छोटा सा एलिमेंट दे दे रहा हूँ, देखो जो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। एक हमने एकदम छोटा सा एलिमेंट दे दिया, इसका वॉल्यूम हमने कितना दे दिया? अब ये एकदम छोटा सा है। अगर टोटल वॉल्यूम भी है, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ n नंबर ऑफ पार्टिकल हो, सबका वॉल्यूम v1 v2 v3 ऐसे है। इतने छोटे हैं कि डी भी में मान लेते हैं, डी वी वन डी वी टू सब ऐसे ही है। तो हमने किसी एक का लिया जिसका वॉल्यूम है डी भी। अब इस पे चार्ज कितना आएगा, क्योंकि अगर हमें फोर्स लगाना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। तो अगर इसका वॉल्यूम हमने डी भी दिया है तो टोटल चार्ज इस पे क्यू है, मान लेता हूँ यहाँ पे कितने चार्ज आएंगे हमारे? डी क्यू। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। कुछ नहीं किया हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट काटा हूँ, जो छोटा सा एलिमेंट काटा मान लिया उस पे हमारे कितने वॉल्यूम है? डी भी, और चार्ज है डी क्यू। तो चलो यहाँ से अब हमें क्या लगाना है? यहाँ से हमको न्यूटन सॉरी कूलम्ब्स लॉ लगाना है। कूलम्ब्स लॉ के लिए हमें दो पॉइंट के बीच चार्ज चाहिए होता है कि नहीं? तो चलो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर ए डी क्यू है, इनके बीच डिस्टेंस ले लेते हैं आर। अब ए चार्ज जो ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्यू नॉट पे? इसको रिपेल करेगा। तो चलो कूलम्ब्स लॉ पे हम लिखते हैं, ये छोटे से एलिमेंट जो हमने माना है, इस पे चार्ज कितना लगेगा? डी एफ वेक्टर इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और किस डायरेक्शन में? आर कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में। ये तो हमने एक एकदम छोटू सा पार्ट का निकाला है। ऐसे ही इसके नंबर n नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, तो क्या कर देना है इनका इंट्रीगेशन। और कौन सा इंट्रीगेशन? ओलुम इंट्रीगेशन। ओलुम है क्योंकि ये हमारा ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलो इसको और सॉल्व करते हैं। डी एफ वेक्टर ये तो हमारा निकल आएगा, ओलुम है। एफ बी वेक्टर ओलूमेट्रिक फोर्स कितना है? एफ बी। यहाँ पे देखो ये सारी चीजें हमारा कांस्टेंट है। क्यों वॉल्यूम किया हूँ अभी आपको बताता हूँ। ये हमारा 3D है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में है। तो यहाँ से हमारा के क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। वॉल्यूम ये हमारा कितना आएगा? डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब आप देखो यहाँ वेरिएबल हमारा आर है और डी क्यू इस टर्म में तो हमको चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए? अगर ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें क्या आना चाहिए? ओलुम आना चाहिए, क्योंकि हमारा ओलुम का इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो यहाँ डी क्यू है, तो हम इसको अब कैसे लाएंगे? जो हमारा फार्मूला है उसी को हम यूज करते हैं, ओलुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। तो जो हमारा चार्ज कांटेंट आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो हमारा छोटू सा एलिमेंट है चार्ज कांटेंट, कितना चार्ज आएगा? यूनिट चार्ज। अगर टोटल वॉल्यूम, अगर हम इस छोटे से बात करें तो हमारा रो इक्वल टू क्या निकल के आएगा? टोटल वॉल्यूम में छोटे से एलिमेंट का टोटल चार्ज कितना है? डी क्यू। और टोटल वॉल्यूम इसका कितना है? छोटू सा एलिमेंट डी भी। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू रो डी भी लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। जब यहाँ पे पुट करूंगा, फोर्स हमारा क्या है? ओलूमेट्रिक फोर्स। ये हमारा ओलूम इंटीग्रेशन कितना निकल के आएगा? ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट है के क्यू नॉट अंडर। अब हम डी क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे? रो डी भी, रो डी भी यही रखेंगे ना, रो डी भी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और रो की वैल्यू हमारी क्या है? यहाँ से देखो रो जो है हमारा यूनिट चार्ज है। आप बताओ ना, अगर इस पॉइंट पर चाहे हम क्यू बाई भी लिखें, चाहे एकदम छोटू से एलिमेंट लिखें डी क्यू बाई डी भी लिखें,
दोनों की वैल्यू बराबर होने वाली है कि नहीं, यूनिट चार्ज आपस में बराबर होते हैं, इस बात को याद रखना। डायरेक्शन आएगा आर कैप, और आर कैप की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर। ठीक, अब यहाँ पे जो रो की वैल्यू है, रो की वैल्यू क्या है, जो हमारा स्टार्टिंग दिया Q बाई भी, इसको आप याद रखना। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या है, यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज, ये दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे उस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो ये हमारा ओलूमेट्रिक इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जो ओलूमेट्रिक इंटीग्रेशन होता है, छोटू सा एलिमेंट है, अगर इसकी हाइट मैं dx लूँ, इधर इधर dy लूँ, यहाँ पे इसकी ये जो है dz लूँ, और इधर मैं इसका dx लूँ, तो इसका जो छोटू सा ओलूम है d भी क्या आएगा, dx dy और dz। तो जो यहाँ पे हमारा ओलूमेट्रिक इंटीग्रेशन का मतलब तीनों डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई जेड होगा, अगर पोलर कोऑर्डिनेट होगा, वहाँ आर थीटा और जेड के टर्म में होगा डी भी की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने फोर्स निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ये छोटू से एलिमेंट जो क्यू नॉट है, अगर इसको मैं पी पॉइंट दे दूं, ये क्यू नॉट पे कितना एक कंटिन्यूअस जो ओलूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसको हम निकालते हैं। तो अगर हम ये निकालें तो हमारा क्या आएगा, उस पर फोर्स इसने कितना लगाया, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो आप देखो फोर्स कितना लगा है, फोर्स हमारा के क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल भी रो डी भी, ये हमारा आर स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप की वैल्यू यहाँ पे है, ये क्या बता रहा है, यूनिट डायरेक्शन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाए। कुछ नहीं करना है, बस जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक क्यू हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ यू डी में लिख देता हूँ, इसके पूरे अंदर, तो टोटल चार्ज को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना, आपको यूनिट चार्ज मिल गया। एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उस पर कितना फोर्स निकल रहा है। फिर अगर हमें पूरे बॉडी पे चाहिए, पूरे बॉडी के लिए हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल हमें डी भी में चाहिए था, तो हमारे पास ये फार्मूला है, छोटू से के लिए हम चार्ज डेंसिटी निकालें, यहाँ से हमारा निकल के आया रो डी भी, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें और हमारा आंसर निकल के आ गया है। तो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये बेसिकली जो आपकी नॉन कंडक्टिंग बॉडी या ये सब रहती है, जैसे हम किसी बॉल ये सबको चार्ज करके रख देते हैं, उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हुआ, उसको कौन बताता है, हमारा वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट यूनिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, क्यू बाई भी। क्यू की यूनिट कूलाम और भी की यूनिट मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट जो निकल के आएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब निकल के आएगी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलो अब अगला टाइप का लेते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो हमारा चार्ज होगा वो केवल सरफेस पे होगा, अंदर क्या है उससे हमसे कोई भी मतलब नहीं है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को हम सिग्मा से लिखते हैं, और ये बेसिकली हमारा 2D टाइप में यूज होता है। और ये हमारा किस में यूज होता था, ये हमारे 3D ज्योमेट्री में यूज होती है। तो चलो इसके बारे में समझते हैं। अब आप बताइए, पहले यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारा कोई बॉडी का सरफेस है, इस पे जो चार्ज, ये सरफेस है, जैसे आपकी हथेली है ना, ऐसे आप करो, ये इसका बाहर का जो पोर्शन है, अब अंदर क्या है वो नहीं, मतलब इसके सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मानो ये हमारा एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारी एक मेटल सीट है। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह हम एक और ले लेते हैं, हम मान लो एक ले लेते हैं मेटल स्पेयर। ये स्पेयर है, स्पेयर के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमसे नहीं मतलब है, हम इसके सरफेस पर देंगे। ठीक, ये हमारा क्या है, एक मेटल स्पेयर। समझ में आया कि नहीं? और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होना चाहिए। इस पे चार्ज क्यू, एरिया ds वो सब आगे मान के हम करते हैं।
अब इसकी डिफिनीशन समझते हैं कि क्या होगा अगर इसका पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, मैं मान लूँ Q है जो इसके सरफेस पर है, और इसका सरफेस एरिया ds है। ds क्या है? हमारा सरफेस एरिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जितने एरिया पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हम उतने को ही कंसीडर करेंगे। ds है हमारा सरफेस एरिया। ठीक, तो जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालना है सिग्मा, वो हमारा क्या होगा? Q बाई सरफेस एरिया। ये ds एकदम छोटे से पार्ट के है, चलो अभी हम पूरे के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ds हटा देता हूँ, केवल s रखते हैं। s हमारा क्या है? सरफेस एरिया। ठीक, और ds हमारा एकदम छोटा सा हो जाएगा, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। s है हमारा सरफेस एरिया। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का हमारा फार्मूला आया है, क्या निकल के आया है? Q बाई एस। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट देख लेते हैं। यूनिट Q की यूनिट कूलाम, और सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। ये निकल के आई हमारी यूनिट। अब एक क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी भी पॉइंट पर जो हमारे जितने सरफेस पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज में से जो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमको यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो आसानी से मिल जाएगा। तो चलो इस पे भी हम समझते हैं फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे। तो चलो एक एक करके समझते हैं। अब मैं यहाँ कोई एक सीट ले लेता हूँ रैंडम। ये हमारा एक रैंडम सीट है जिसपे हमारे चार्ज एकदम इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली है, हर जगह बराबर है, कोई कम ज़्यादा नहीं, सब इसके लिए बराबर है। यहाँ से क्यू नाट हम एक ले लेते हैं, एक हमारा चार्ज क्यू नाट रखा हुआ है। अब ये जो हमारा यूनिफॉर्मली सीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक क्यू नाट पर कितना फोर्स लगाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, उसी को हमको निकालना है। जो इस पे चार्ज है टोटल है क्यू, जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस पूरे सीट का सरफेस एरिया कितना है? एस। समझ में आया कि नहीं? एस हमारा सरफेस एरिया है। तो चलो अब इसके बारे में एनालिसिस करते हैं। अब देखो, जब भी यूनिफॉर्मली की बात करें और आपको निकालना रहे, तो उस पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट देना है। मैंने यहाँ एक छोटा सा स्ट्रिप काटा। जब ये छोटा सा स्ट्रिप काटा, तो अगर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरिया होंगे जो मिलके एस बनाए हैं, मान लेता हूँ एकदम छोटू सा एलिमेंट जो लिया उसका सरफेस एरिया कितना है? डी एस। और इस पे चार्ज कितना है? चार्ज है इस पे डी क्यू, क्योंकि डी क्यू ये मिलके क्यू तो पूरे सीट पर है ना, जो इसके अंदर है डी क्यू उसके हिसाब से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ की दूरी कितनी दी है? आर वेक्टर। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव होते हैं, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। तो चलो एक एक करके समझते हैं। अब आप बताओ, इसके सरफेस पर फोर्स कितना लगेगा? एफ एस। जो एकदम छोटू एलिमेंट के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट, इस पे एकदम छोटा सा फोर्स डी एफ एस लगेगा। कूलॉम्स लॉ लगाते हैं, के क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैब। हमने क्या लिखा है? कूलॉम लॉ। अब हमें क्या चाहिए? पूरे का चाहिए, पूरे सरफेस पे कितना चार्ज है, तो पूरे सरफेस के चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है हमको वो चाहिए। तो ये तो एक छोटू सा एलिमेंट, उस पर डी एफ एस लगा रहा है, पूरा फोर्स चाहिए तो हमें क्या चाहिए? इंटीग्रेशन। तो चलो, और एक कौन सा इंटीग्रेशन है? हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस ये 2D है, डी एक्स और डी वाई इस फॉर्म में है। तो डी एफ एस का जब हम सरफेस लेंगे हमारा निकल के आएगा एफ एस इक्वल टू, इधर हमारा क्या निकल के आएगा? के क्यू नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया एस आर कैप। आर कैप की वैल्यू पता है ना? आर वेक्टर बाई मॉड आर। अब देखो यार, यहाँ डी क्यू जो है वो हमारा छोटू सा चार्ज है, एरिया से तो इसका रिलेशन ही नहीं आया सरफेस एरिया। तो हमें क्या चाहिए? सरफेस एरिया के टर्म में। अब ये पूरा एरिया इसका जो छोटू सा एलिमेंट दिए हैं डी एस है, और इस पे चार्ज कितना है? डी क्यू। तो इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? सिग्मा। इसके लिए मैं सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू बाई डी एस लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल।
तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू की वैल्यू हमारी निकल के आएगी सिग्मा इंटू डी एस। डी एस क्या है, एक छोटू सा एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का जो हमने लिया है उसका सरफेस एरिया है। ठीक, अब चलो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा के क्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। एक समझ में आया कि नहीं। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू अगर आप रखोगे पूरा यूनिट चार्ज, अब देखो चाहे इसका यूनिट चार्ज अगर हम पूरे के रिस्पेक्ट में निकालें, देखो यार उसकी वैल्यू तो कहीं नहीं बदलेगी, यूनिट चार्ज चाहे यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो सब सेम आने वाला है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आने वाला है, क्यू बाई एस। तो इस इक्वेशन में आप सिग्मा की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू जो हमारा इस पे टोटल चार्ज है और एस है हमारा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे शायद आपको क्यू नॉट ए नहीं दिख रहा है, उसको रुको मैं फिर से लिख देता हूँ। इधर है हमारा इंटीग्रेशन के क्यू नॉट। क्यू नॉट वो चार्ज है जहाँ पे सरफेस एरिया वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है। समझ में आया कि नहीं बताइए। हमने फोर्स निकाल लिया, अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्यू नॉट पॉइंट पे चाहिए इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण। तो हमारा ई एस क्या आएगा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा एफ एस वेक्टर डिवाइडेड बाई जहाँ पे चार्ज पूछ रहा है, चार्ज कहाँ पे पूछ रहा है, क्यू नॉट, उस पॉइंट का चार्ज। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो देखो फोर्स की वैल्यू के क्यू नॉट, यहाँ से एक क्यू नॉट से एक क्यू नॉट चला जाएगा, क्या बचेगा के की वैल्यू पता है ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एस सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आया हमारा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो डी एस था, डी एस क्या है हमारा सरफेस एरिया, इसलिए हम सरफेस के लिए हमारा जैसे दो डायरेक्शन में डी एक्स डी वाई या डी ओ एक्स डी जेड, किसी भी 2D के लिए जो भी हमारी 2D ज्योमेट्री रहेंगी एक्स वाई या एक्स जेड, उन सब के लिए हमारा इस टाइप से हम कैलकुलेशन करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो अभी आगे डाइपोल आपका स्पेयर पे कितनी चार्ज हम कैसे निकालेंगे, यही सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो इसको अब भी अच्छे से समझ लो। चलो अब आखिरी वाला समझते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जब वेरिएबल चार्ज के कारण, तो इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलो पहले इसको हम समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक हमारा वायर है, ये है हमारा एक वायर, इस पे जो हमारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, ये हमारा यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका लेंथ कितना है, मान लेते हैं एल, इस पे चार्ज कितना है क्यू। अब आप बताओ पूरे लेंथ पर कितना चार्ज है क्यू, तो एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज आएगा, जैसे यहाँ एक यूनिट सरफेस एरिया पर कितना आ रहा था क्यू बाई एस, यहाँ एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना आ रहा था क्यू बाई भी, ऐसे यहाँ यूनिट लेंथ कितना आएगा, क्या लिखेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और ये बेसिकली 1D के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे लैम्डा, हमारा क्या है सरफेस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इक्वल टू हमारा निकल के आएगा टोटल चार्ज है Q और पूरा लेंथ है L। अगर हम चार्ज को पूरे लेंथ से डिवाइड कर दें तो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा, जहाँ पे लैम्डा हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यही इसकी डिफिनीशन है कि एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी तरह अगर आपको मानो एक रिंग दिया है, रिंग पता है ना, जैसे इसे हम गोल करके वायर, एक तरह से वायर है, इसे राउंड करके बना लो, तो एक रिंग है, इस पे भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, क्यू है, रिंग का रेडियस आर है, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू है जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको बताना है कि इसके पूरे लेंथ पर कितना आएगा, तो आपको पता है लैम्डा इक्वल टू क्या है, क्यू बाई एल। यहाँ पे देखो एल की वैल्यू मतलब ये रिंग की पूरी लेंथ, अगर इसका रेडियस आर है तो ये पूरा लेंथ कितना होगा, 2πr, तो ये आ जाएगा क्यू बाई 2πr। ये हमारा होगा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमारी होगी
चार्ज की कूलाम और लेंथ की मीटर। तो जो यूनिट निकल के आई कूलाम पर मीटर। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए इस पे भी फोर्स और क्या अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको भी निकालते हैं। अब तो यार आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकाल रहे हैं, और ये सब आज का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखना आगे जब हम शुरू करेंगे अगला लेक्चर, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पे आगे पूरी आपकी ये चैप्टर घूमेगा। चाहे डाइपोल हो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, यही सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। इसलिए आगे आने वाले लेक्चर का मैं आपको बिल्ड कर रहा हूँ स्टोरी। समझ में आया कि नहीं? तो चलो समझते हैं। मान लेता हूँ ये कोई भी हमारा एक ऐसे रैंडम लेंथ है जिसपे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पूरा यूनिफॉर्मली हर जगह प्लस। कहीं देखो ये कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास वाला, किसी को कोई ज़्यादा नहीं, जो सबको जो बटेगा बराबर बटेगा। इसके कारण एक यहाँ पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट। इस पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको बताना है। इसकी पूरी चार्ज क्या है क्यू और पूरा लेंथ है एल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट समझो। तो ऐसे टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एकदम छोटा सा एक एलिमेंट लोगे जो अभी तक हम लेते आए हैं। एकदम हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है, एकदम छोटू सा है, इसका लेंथ मान लेते हैं डी एल। और इस पे चार्ज कितना है, इसका चार्ज जो है वो मान लेते हैं हमारा कितना है डी क्यू। एकदम छोटा सा है तो डी क्यू ही आएगा। और जो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो डिस्टेंस है हमारी आर वेक्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताओ, ऐसे ही डी क्यू मिल के ही तो पूरे क्यू बनाए हुए हैं। अब इस पे अगर एक छोटू सा फोर्स का कारण हमें कूलाम सा लगाए तो क्या आएगा हमारा, डी एफ एल इक्वल टू, ये हमारा लीनियर चार्ज है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, के क्यू नॉट इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये हमारा जस्ट एक छोटे से पार्ट के लिए आया है। अगर ये पूरे लेंथ के लिए निकालना हो, इस पूरे लेंथ के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इंट्रीगेशन। और कैसा इंट्रीगेशन, लीनियर इंट्रीगेशन। तो जब इसको हम करेंगे डी एफ एल को, ये निकल के आएगा एफ एल इक्वल टू क्यू नॉट, और के हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बताइए यहाँ तक कुछ भी डाउट है? अब देखो ये लेंथ एल के टर्म में है, लेकिन यहाँ चार्ज डी क्यू आया है, डी क्यू की तो वैल्यू हमको पता नहीं। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ये छोटे से एलिमेंट का हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं लैम्डा इक्वल टू, ये छोटे से के लिए, ये अगर इसका हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, इस पे चार्ज कितना है डी क्यू और इसका लेंथ कितना है डी एल। यहाँ से हमें डी क्यू की वैल्यू चाहिए, ये निकल के आएगी लैम्डा डी एल। ये मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ यही वेरिएबल है। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट करते हैं, कितना निकल के आएगा, के क्यू नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, लीनियर इंटीग्रेशन है, डी क्यू की वैल्यू अब क्या हो गई है लैम्डा डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन है हमारा आर कैप। समझ में आया कि नहीं? ये आर कैप हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, जो हमारा आर कैप है इसकी वैल्यू आएगी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे क्या निकालना है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है वहाँ पे चार्ज रख के उसी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई वेक्टर एल लीनियर है इसलिए एल लिख रहे हैं, ये हमारा क्या आएगा, लीनियर फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो यहाँ देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा के क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट तो हमारा कैंसिल हो गया, के इंटू इधर क्या बचेगा हमारा लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज लैम्डा, अगर इस पे पूरा चार्ज क्यू है और पूरा लेंथ एल है तो हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी आने वाली है, लैम्डा की वैल्यू हमारा पूरा चार्ज है क्यू, पूरी लेंथ है एल। चाहे आप इसकी वैल्यू क्यू बाई एल रखो चाहे लैम्डा रखो, रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट समझिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो ये रहा 3 टाइप के बारे में, चाहे जो दिया हो, लीनियर दिया हो, आपको चाहे वॉल्यूमेट्रिक दिया हो या सरफेस दिया हो, कैसे हम उस पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बारे में हमने ये सब डिस्कस कर दिया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है यार, एकदम बेसिक सा है, छोटू सा एलिमेंट लेना है और जो उसकी डेफिनेशन है उसको लगाना है, वेरिएबल को कन्वर्ट कर देना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है। तो देखो यहाँ बोल क्या रहा है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर कैरीज अ टोटल चार्ज ऑफ 2 पाई इंटू ए 10⁻12 है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप वो कर देना। एक मिनट, इसको रुको, मैं ये हमारा 10 जो -12 है ना, ये ऊपर है, ये थोड़ा टाइपो एरर है, आप एडजस्ट कर देना। 10⁻12 ऐसे है। 10⁻12 कूलम इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड इज प्लेस्ड, कहाँ पे रखा हुआ है, इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, डिटरमाइन इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पे पूछा है तो कौन सा, सेकेंड वाला सिग्मा, सिग्मा हमसे पूछा है। आपको वैल्यू देखो, कॉन्सेप्ट समझ के आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है और हो क्या रहा है। एकदम बेसिक से करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, टोटल चार्ज हमारा क्यू, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 पाई इंटू 10⁻12 कूलम। और इनके बीच की दूरी कितनी है, जहां पे हमसे पूछ रहा है, इट्स रेडियस इज 5 सेमी। जो हमारा स्पेयर है उसका रेडियस कितना है, आर की वैल्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर। एसआई में कन्वर्ट करेंगे कितना निकल के आएगा, 0.05 मीटर। ये कुछ इस तरीके से हो रहा है, एक यूनिफॉर्मली स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर है, इसके सरफेस पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ है। देखो फिजिक्स का एक ही रूल है, आप चीज़ों को विजुलाइज करने आना चाहिए। जो कुछ वहाँ आप स्टडी कर रहे हो उसको यहाँ पे ड्रॉ करना सीख गए, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये रेडियस आर है कि नहीं, रेडियस आर है। अब आप बताओ कौन सा एरिया आप इसका लोगे, कौन सा एरिया स्फेयर का, सरफेस एरिया, इसके जो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए एस। सरफेस एरिया को हम ए एस से लिख रहे हैं। तो स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ज्योमेट्री याद है कि भूल गए, नहीं याद है, मैथमेटिकल टूल में जाके देखिए, मैंने बहुत सारे ज्योमेट्री पे क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको वहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो चार्ज की वैल्यू पुट करते हैं, 2 पाई इंटू 10⁻12, और सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r की वैल्यू कितनी है, 0.05 का होल स्क्वायर। पाई से पाई गया, टू से टू आ जाएगा यहाँ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सिग्मा, ये हमारा निकल के आएगा कितना, 2 × 10⁻10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। एग्जाम में ऐसे ही एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नीट हो या जेई हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप उसको आसानी से कर लोगे। रट्टा मत मारिएगा, जितना कॉन्सेप्ट सिखाया उसी को फॉलो करिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, आपसे क्वेश्चन बने या ना बने लेकिन खुद से ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं और देखिए कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट सीखे हो तो आखिर हो क्यों नहीं रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। आप जाइए फिर से रिवाइज करिए, फिर आइए क्वेश्चन बनाइए, देखिए तब क्वेश्चन बनने लगेगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो चलो इसको रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.02 मीटर एंड ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। फाइंड हाउ द सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, सरफेस डेंसिटी,
इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। देखो ये सब हम लगा रहे हैं तो हमारा कंडीशन होता है कोई भी चार्ज लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि 64 छोटी छोटी ड्रॉप हैं, ठीक। सब पे कितना है चार्ज, 5 माइक्रो कूलम है, और सबका रेडियस जो छोटी वाली ड्रॉप है 0.02 मीटर है। ये 64 बूंदे मिल के एक बड़ी बूंद बना रही हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि सरफेस इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना चेंजेस होंगे छोटे और बड़े के कंपेयर में। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? चलो यहाँ पे आपको बनाते हैं। ये ऐसे एकदम छोटी छोटी, ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी है, 64 बूंदे हैं, ठीक। यहाँ पे तो 64 बनाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ जस्ट ऐसे समझ लो कितना है टोटल, 64। अब इन सबको मिला के एक हमारी बिग ड्रॉप बनाई जा रही है। इन 64 को मिला के हमारा क्या बना, एक बिग ड्रॉप, ठीक। ये जो छोटू सा दिया है इसका स्मॉल आर, ये आर स्मॉल क्या है, ये स्मॉल ड्रॉप का रेडियस 0.02 मीटर। ये क्या है आर, ये है आर हमारा है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यहाँ पे आप लिख लेना रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक। ऐसे ही 64 बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाए हैं। और जो इन छोटी चार्जों पर चार्ज है क्यू, ऐसे ही 64 पे है, एक पे कितना है, 5 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम में कितने, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, आगे जो यूनिट रहे उसको लगा देने का, 5 इंटू 10 के पावर -6 कूलम। अब आपको पूछ रहा है कि जब ये छोटू सा था, इसका सरफेस डेंसिटी एकदम इतना छोटा सा था, जब इन सब को मिला के हमने इतना बड़ा सा बूंद बनाया तो इसके सरफेस डेंसिटी इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना चेंज आएगा, वही आपको बताना है। तो कुछ नहीं यार, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। चलो एक एक करके करते हैं, सारा चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो इसको हम मान लेते हैं, जो बिग ड्रॉप है इसका रेडियस है आर। आर हमारा क्या है, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप, रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप। अब आप बताओ क्या हमें इसका रेडियस दिया है? अगर ये हमारा क्या है सब, अगर ये सारी हमारी ड्रॉपें स्पेरिकली हैं, कुछ नहीं बोला तो स्पेरिकल ड्रॉप हम लेंगे, स्पेरिकल लेंगे। तो जब ये हमारा ये स्पेरिकल है तो हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। देखो क्वेश्चन ऐसे ही सोचना है। अब रेडियस आएगा कैसे, अगर ये 64 बूंदे मिल के एक बड़ी बूंद बनाई हैं तो जो ये 64 का ओलुम होगा इनका सम इसके ओलुम के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो चलो निकालना शुरू करते हैं। पहले स्मॉलर का निकालते हैं, V1। V1 हमारा आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 पाई, ए स्मॉलर बूथ का रेडियस कितना है, 0.02 का होल क्यूब। अब जो हमारा V2 का वैल्यू आया है, V2 हम टू किसके लिए यूज कर रहे हैं, बिगर ड्रॉप के लिए, बिगर ड्रॉप V2। तो ये जो हमारा V2 आया है, ये 64 बूंदे जो हैं उनके ही ओलुम के तो बराबर होगा। बताइए होगा कि नहीं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है, 64 मिल के एक एक बूथ बनाए हैं। तो चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, V2 हमारा कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 64 को हम 4/3 लिख सकते हैं नहीं, 4 की पावर 3 इंटू 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 0.02 का होल क्यूब। यहाँ देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, ये तीनों क्यूबिक रूट हैं। जब हम क्यूब हटाएंगे तो आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, इसकी रेडियस यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 0.02। कैलकुलेशन ऐसे ही करना है एकदम फास्ट। जब इसको और सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.08 मीटर। हमको ये रेडियस पता चल गया है। और छोटी बूथ पर ये जो चार्ज दिया है, ये हमारा एक छोटी बूथ पर चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। कहे टोटल चार्ज आप ये छोटी छोटी बूंदों पर, बड़ी वाली बूथ पे नहीं दिया हुआ है। तो चलो इसको अब हम निकालते हैं। क्या निकालना है, सरफेस डेंसिटी। तो सरफेस डेंसिटी हमारा क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई सरफेस एरिया, यही होता है कि नहीं। अब पहले हम छोटी बूंद के लिए निकालते हैं। छोटी बूंद सिग्मा इक्वल टू हमारा एकदम जो छोटा चार्ज है, Q बाई 4 सरफेस एरिया, यही होगा स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी तरह हम बिग का निकालते हैं, सिग्मा टू
इक्वल टू जो एक चार्ज पे Q है तो 64 पे कितना होगा 64Q डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया है बिग ड्रॉप का 4πr² कैपिटल R इंटू 4πr²। अगर इसको मैं इक्वेशन ए बोलूं और इसको इक्वेशन बी बोलूं तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, देखो क्या होगा Q/4π यहाँ से गायब हो जाएगा। सिग्मा 1 यहाँ हमारा क्या बचेगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे ये तो हमारा नीचे आएगा, आएगा कि नहीं, यहाँ हमारा बचेगा R²। यही होगा ना कैलकुलेशन में। देखो आप एक स्टेप अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ रख के देख लेना। जब यहाँ Q/4π से कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा R² छोटा वाला, और इसके साथ ही 64 नीचे आएगा 64R² इंटू हमारा कैपिटल R²। बताओ यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो चलो वैल्यू पुट करते हैं 1/64। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू है 0, एक मिनट पेन स्टक हो गई, 0.08 डिवाइडेड बाई 0.0402 है ना, 02 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 2 चौक 8, ये 4 चौक 16 होगा कि नहीं, यही होगा। तो यहाँ से हम आगे क्या कर सकते हैं, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 16/64। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे ए निकल के आएगा हमारा कितना 1/4। तो जो हमारा सिग्मा 2 की वैल्यू निकल के आएगी 4 सिग्मा 1 के बराबर। तो जो हमारी छोटी बूंद का सरफेस चार्ज डेंसिटी था उसका कितना टाइम्स निकल के आया है, 4 टाइम्स निकल के आया है। यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिफिकेशन, अब अगर चेंज पूछ रहा है, पहले अगर सिग्मा था बाद में 4 सिग्मा हो रहा है तो चेंजेस कितना हो रहा है 3 सिग्मा हो रहा है। जो भी क्वेश्चन में पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट और जेई में दोनों में आ चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया। बोर्ड में तो हर साल इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा आज का सेशन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। क्योंकि आगे आने वाले सारे लेक्चर जो भी होंगे वो वेरिएबल चार्ज पे होंगे, जहां चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इसलिए मैंने अभी पहले इस टॉपिक को कवर किया ताकि आगे आने वाले सारे लेक्चर में आपको पता रहे कि हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उन पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो सब पता रहेगा। आप आगे के लेक्चर में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो पूरा तो फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यार एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आती, आप दोबारा देखिए तिबारा देखिए, इसके बाद देखना आपको समझ में आने लगेंगे। और मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि मैं चीज़ों को एकदम बेसिक से उठाता हूँ। काफ़ी रिपीटर लोग देख रहे होंगे जो ऑलरेडी फिजिक्स स्टिक कर लिए हैं, उनके लिए लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। मतलब फिजिक्स अगर आपको इसके पहले नहीं भी सीखी है तो मैं इस तरीके से सिखाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए एकदम बेसिक से एडवांस तक। चाहे आपका जेई हो, नीट हो या आपका बोर्ड का क्वेश्चन हो, आप उसको सॉल्व कर सको। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हमारे नोट से ही आएंगे। मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट करके बोल रहा हूँ, आपको यकीन ना हो आप जाके देख लेना। क्लास 11th में मैंने जितना टॉपिक कवर किया था, जब नीट और जेई का एग्जाम हुआ था, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए हैं। तो अगर फिजिक्स आप हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। चाहे आप नीट का एग्जाम दो, चाहे जेई का दो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। और अगर आपको चेक करना है आप जाइए, PYQ बुक आपके पास होगी, जितना हमने कवर किया है देखिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। और क्वेश्चन अगर वहां जा रहे हो पहले कॉन्सेप्ट सीख लेना, कॉन्सेप्ट सीखोगे क्वेश्चन अपने आप लग जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर देना वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।